ओके तो अभी देखना है यहाँ पे, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज फॉर्म्स ऑफ मर्जर. So basically merger can be broadly classified as either as conglomerate merger or co-generic merger. ठीक है, बेसिकली कोई भी मर्जर को हम दो पार्ट से बाइफरकेट कर सकते हैं. आइदर इट कैन बी इन द नेचर ऑफ कॉन्ग्लोमरेट मर्जर और को-जेनरिक मर्जर. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट इज कॉन्ग्लोमरेट मर्जर? तो कॉन्ग्लोमरेट मर्जर होगा, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर मींस मर्जर बिटवीन टू और मोर बिजनेस एंटिटीज व्हिच आर इन two or more business entities which are in totally unrelated different businesses. ठीक है, which are in totally unrelated different business. कॉन्ग्लोमरेट मर्जर में जो दो पार्टिसिपेटिंग कंपनीज रहने वाला है, they have no business relation whatsoever directly or indirectly with each other. ठीक है सर. कोजेनरिक मर्जर में क्या रहने वाला है? कोजेनरिक मर्जर मींस मर्जर बिटवीन टू और मोर एंटिटीज. कोजेनरिक मर्जर मींस मर्जर बिटवीन टू और मोर एंटिटीज विद इन दी सेम इंडस्ट्री. देखोगे यहाँ पे, कोजेनरिक कॉन्ग्लोमरेट मर्जर मींस अ मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनीज which are engaged in different industries or services and their business is totally unrelated for each other. A company can go for conglomerate merger in order to diversify their business. Is it clear? Clear जी? आदि. Co-generic merger means a merger within the same industry and taking place at relatively same level of economic activities. दो कंपनीज है सेम इंडस्ट्रीज में. फिर co-generic merger को आप फर्दर बाइफरकेट कर सकते हैं. Co-generic merger can further be bifurcated either as horizontal merger or vertical merger. Horizontal merger होता है सेम कंपनीज सेम इंडस्ट्रीज या सेम बिजनेस सेम इंडस्ट्री. हॉरिजॉन्टल मर्जर होगा between the companies in order to combat competition in the market. एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो वोडाफोन लिमिटेड एंड आइडिया लिमिटेड. ठीक है, तो वोडाफोन और आइडिया के बीच में जो मर्जर हुआ है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल मर्जर. ठीक है सर. वर्टिकल मर्जर में क्या रहता है? although companies are not dealing in the same business but they are in the same industry or they belong to the same industry. ठीक है, ये ऐसा हो सकता है कंपनी डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर वर्टिकल मर्जर में. ठीक है, इंडस्ट्री सेम है, गुड्स सेम नहीं हो सकता है, गुड्स में भी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल एक पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, एक पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ जाकर के मर्ज हो रहा है इंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. ऑटोमोबाइल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ जाकर के मर्ज हो रहा है टायर मेकिंग कंपनी. ये सब एग्जांपल्स रहेगा किसका? वर्टिकल मर्जर का. तो सर हम बोल सकते हैं दैट बेसिकली मर्जर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कॉन्ग्लोमरेट, को-जेनरिक. कॉन्ग्लोमरेट डिफरेंट बिजनेस डिफरेंट इंडस्ट्रीज. कॉन्ग्लोमरेट में डिफरेंट बिजनेसेस डिफरेंट इंडस्ट्रीज. बात समझ में आ रही है क्या? मान लो कि एक कंपनी जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स में वो जाकर के मर्ज हो रहा है विद अ कंपनी विच इज इन ऑटोमोबाइल सेक्टर. ठीक है, एक कंपनी जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में है इज गेटिंग मर्ज विद अ कंपनी विच इज इन ऑटोमोबाइल सेक्टर. तो इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ कॉन्ग्लोमरेट मर्जर. को-जेनरिक मर्जर में क्या होने वाला है? बिजनेसेस आर इन द सेम इंडस्ट्री. तो co-generic merger can further be classified either as horizontal merger, same business same industry which are competitor to each other. Okay, generally they are competitors to each other. Vodafone Idea. ठीक है सर. Then vertical merger, same industry different business. They generally deal in the goods or services. Deals in the goods or services which are complementary to each other.
ठीक है जी, हाँ सर। नाउ अब आ जाओगे अदर फॉर्म्स ऑफ मर्जर। अपार्ट फ्रॉम, देखो, अपार्ट फ्रॉम कॉन्ग्लोमरेट और कोजेनरिक मर्जर देयर आर सर्टेन अदर फॉर्म्स ऑफ मर्जर। इसमें हो गया सबसे पहले आपको कैश मर्जर, देन डी फैक्टो मर्जर, रिवर्स मर्जर, डाउनस्ट्रीम मर्जर, अपस्ट्रीम मर्जर, ट्रायंगुलर मर्जर एज वेल एज शॉर्ट टर्म मर्जर। अब ध्यान देना यहाँ पे, सबसे पहले आ जाओगे बच्चों कैश मर्जर पे। तो देखो कैश मर्जर में क्या होने वाला है, ध्यान देना यहाँ पे। लेट्स से दो कंपनीज ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे दो कंपनीज है यहाँ पे, ए लिमिटेड एज वेल एज बी लिमिटेड, गेटिंग मर्ज विद ईच अदर। तो एट द टाइम ऑफ अंडरटेकिंग एनी ट्रांजेक्शंस, at the time of undertaking any transactions related to the merger, both the companies are required to carry out certain procedural requirements at their own level. Both the companies are required to carry out certain procedural requirements at their own level. Both the companies are required to take the approval of members, then NOC from the creditors, then approval of NCLT. तो जहां तक हम लोग अप्रूवल ऑफ मेंबर्स की बात कर रहे हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ मेंबर्स एग्री करें फॉर द प्रपोज मर्जर और कुछ मेंबर एग्री ना करें। तो जो एग्री कर रहे हैं उसको अपन कंसेंटिंग मेंबर्स बोलते हैं, एंड जो एग्री नहीं कर रहा है दैट दे विल बी कंसिडर्ड एज डिसेंटिंग मेंबर्स। हाँ सर। कैश मर्जर में क्या होने वाला है, जो डिसेंटिंग मेंबर्स हैं ट्रांसफरर कंपनी के, ठीक है, या मर्जिंग कंपनी के, जो डिसेंटिंग मेंबर्स हैं किसके, मर्जिंग कंपनीज के, they will be paid in cash. They will be paid in cash and they will be allowed to make an exit from the company. They will be paid in cash and they will be allowed to make an exit from the company. देखना यहाँ पे, just wait. ध्यान देना यहाँ पे, मान लो A लिमिटेड इज गेटिंग मर्ज्ड इनटू B लिमिटेड एंड रिजल्टेंट कंपनी बनने वाला है AB लिमिटेड। तो इन दिस केस A लिमिटेड कौन हो गया मेरा, A लिमिटेड हो गया मेरा merging company. A limited is getting merged into B limited, resultant company will be AB limited. तो A limited merging company हो गया, तो A limited अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहा है B को, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, along with transfer of assets, transfer of business along with transfer of assets from A to B. तो ये जो बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम A to B, इन रिस्पॉन्ड टू दिस बिजनेस ट्रांसफर या इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस बिजनेस ट्रांसफर, B को क्या करना पड़ेगा, B have to pay certain consideration. B have to pay certain consideration to A limited. ठीक है, अब यहां पे कंसिडरेशन हो सकता है कि बी लिमिटेड क्या करे, बी लिमिटेड अपने कंपनी का शेयर इशू कर दे टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड। पॉसिबिलिटी है, हाँ जी सर। अब ए लिमिटेड का जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स होगा, the dissenting shareholders of A limited will be given an option, to sell their shares and paid in cash by selling their shares, to sell their shares and paid in cash, and they can make an exit, from the company.
ठीक है, इसको अपन बोलते हैं कैश मर्जर। नॉर्मली कंसिडरेशन इज पेड इन इक्विटी शेयर, बट कैश मर्जर में क्या होगा, सर्टेन शेयर होल्डर्स of the merging companies, certain shareholders of the merging companies will be paid in cash। वो shareholders कौन से होने वाले, dissenting shareholders, and they will be allowed to make an exit from the company, ठीक है जी। हाँ सर, नेक्स्ट, ये कैश मर्जर हो गया। कैश मर्जर के बाद ध्यान देना यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मर्जर वाज डी फैक्टो मर्जर। अब देखो डी फैक्टो मर्जर क्या होता है, इन केस ऑफ डी फैक्टो मर्जर वन कंपनी विल अक्वायर 100% assets of the other company, one company will acquire 100% assets of the other company, there will be only acquisition of assets and not the business, there will be only acquisition of assets and not the business of the company। तो यहां पे ऐसा होता है, although it looks like a merger but it is not a merger, although it looks like a merger but it is not a merger। बात समझ में आ रहा है क्या, in case of de facto merger there will be only an acquisition of assets rather than acquisition of business। तो इसको हम लोग मोर स्पेसिफिकली एक्विजिशन ऑफ एसेट्स बोल सकते हैं, although it looks like a merger but it is not a merger। अब देखो फॉर एग्जांपल, ए लिमिटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बी लिमिटेड भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, सेम इंडस्ट्री में, दोनों कॉम्पिटिटर्स है एक दूसरे के। बी लिमिटेड इज अक्वायरिंग 100% एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड, बी लिमिटेड इज अक्वायरिंग 100% एसेट्स ऑफ द ए लिमिटेड। ए लिमिटेड अपने 100% एसेट्स डिस्पोज ऑफ कर रहा है क्योंकि वो नए एसेट्स इंस्टॉल करने वाले हैं, एंड दे आर सेलिंग ऑफ देयर एसेट्स टू बी लिमिटेड। तो although it looks like a merger, but in this case it is not a merger, ठीक है, it can merely be called as acquisition of assets, is it clear है जी सर? हाँ, नेक्स्ट कैश मर्जर हो गया, डी फैक्टो मर्जर हो गया, डाउनस्ट्रीम मर्जर। अब देखो डाउनस्ट्रीम मर्जर में क्या होने वाला है, डाउनस्ट्रीम मर्जर में एक होल्डिंग कंपनी जाकर के मर्ज हो जाएगा अपने सब्सिडरीज कंपनी में, ठीक है, होल्डिंग कंपनी गेटिंग मर्ज विथ इट्स सब्सिडरी, डाउनस्ट्रीम मर्जर। अपस्ट्रीम मर्जर when the subsidiary company gets merged into the holding company, is it clear? हो गया upstream merger। short term merger when a wholly owned subsidiary company gets merged into the holding company। short form merger में क्या रहेगा, wholly owned subsidiary getting merged into holding company। नेक्स्ट है आपको ट्रायंगुलर मर्जर। अब ध्यान देना, ट्रायंगुलर मर्जर में क्या होने वाला है, यस ट्रायंगुलर मर्जर। मान लो कि कंपनी है ए लिमिटेड, बी लिमिटेड एज वेल एज सी, ठीक है, एंड इन दिस केस सी लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ ए, C Limited is a, just wait, okay, I need to change it, excuse me। कंपनी था A, B as well as C, and C is a subsidiary
ऑफ सी इज अ सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड। ठीक है सर। हाँ जी। इन दिस केस बी लिमिटेड इज गेटिंग मर्ज इनटू ए। इन दिस केस बी लिमिटेड इज गेटिंग मर्ज, मैं लिख देता हूं बी लिमिटेड गेटिंग मर्ज्ड इनटू ए लिमिटेड। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, जिस कंपनी में आप जाकर के मर्ज हो रहे हो वो कंपनी आपको कंसिडरेशन पे करता है। दैट कंसिडरेशन कैन आइदर बी इन कैश और इन इक्विटीज, जनरली इक्विटीज में होता है। तो ये कंपनी क्या करने वाला है, अपना शेयर इशू करने वाला है टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड विल बी ट्रांसफरिंग देयर बिजनेस इनटू ए लिमिटेड। ए लिमिटेड इज गोइंग टू इशू दी शेयर्स। ए लिमिटेड इज गोइंग टू इशू इट्स शेयर्स टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड। हाउएवर नॉर्मली ऐसे होता है। However, in case of triangular merger, what is going to happen? They will be transferring their business to A Limited, but B Limited को shares मिलेगा into C Limited। ठीक है। क्या होने वाला है, B Limited shall be allotted shares, या shareholders of B Limited shall be allotted shares into the subsidiary. B Limited shall be allotted shares into the subsidiary of A Limited। तो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है ना। हाँ सर, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, ट्रायंगुलर मर्जर। ठीक है सर। दैट इज वाई इट इज बीइंग कंसिडर्ड एज और इट इज बीइंग कॉल्ड एज ट्रायंगुलर मर्जर। ठीक है। ए लिमिटेड क्या था यहाँ पे बेटा, मोस्ट कंपनी। बी लिमिटेड अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहा था, मर्जिंग कंपनी। बी लिमिटेड ने अपना बिजनेस ट्रांसफर किया ए को, एंड उसके बदले दे हैव बीन अलॉटेड शेयर्स, शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड हैव बीन अलॉटेड शेयर्स इनटू द सब्सिडरीज। Shareholders of B Limited have been allotted shares into the subsidiaries of the or into the subsidiary of A Limited। ठीक है, into the subsidiary of A Limited। अब एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों आपने पढ़ा मर्जर का कंसेप्ट। हाँ सर, आपने पढ़ा कि मर्जर दो टाइप का हो सकता है, आइदर इट कैन बी कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। ठीक है सर। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर में क्या होता है, टू कंपनीज, डिफरेंट बिजनेस, डिफरेंट इंडस्ट्रीज। ठीक है, नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। देन दूसरा था आपको कोजेनरिक मर्जर। कोजेनरिक मर्जर में क्या होता है सर, टू कंपनीज, सेम बिजनेस और कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस, डीलिंग इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इन दी सेम इंडस्ट्री। तो यहाँ पे कंपनीज आर इन दी सेम इंडस्ट्री। इसको अपन ने फर्दर बाइफरकेट किया था हॉरिजॉन्टल एज वेल एज बोलोगे वर्टिकल। ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा कंसेप्ट ऑफ कैश मर्जर। कैश मर्जर में क्या हो रहा था, सर्टेन शेयर होल्डर्स, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स विल बी allowed to make an exit, they will be paid in cash and their shares will be purchased by the management of the merging company। ये हो गया कैश मर्जर। देन de facto मर्जर में क्या हो रहा था, although it looks like a merger but it is merely an acquisition of assets। एक कंपनी दूसरी कंपनी के बिजनेस को अक्वायर नहीं कर रही। ठीक है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के 100% एसेट्स अक्वायर कर रही है इन केस ऑफ de facto मर्जर। ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा डाउनस्ट्रीम मर्जर में क्या होता है बच्चों, इन केस ऑफ डाउनस्ट्रीम मर्जर होल्डिंग कंपनी जाकर के मर्ज हो रही है विद इट्स सब्सिडरी, होल्डिंग कंपनी गेटिंग मर्ज इनटू इट्स सब्सिडरी। देन अपस्ट्रीम मर्जर, इन केस ऑफ अपस्ट्रीम मर्जर subsidiary company getting merged into its holding company, then there was a next concept of short form merger। क्या होता था शॉर्ट फॉर्म मर्जर में, इन केस ऑफ शॉर्ट फॉर्म मर्जर अ होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, इन केस ऑफ शॉर्ट फॉर्म मर्जर अ होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी इज गेटिंग मर्ज into its holding company।
ठीक है, हाँ सर। एंड नेक्स्ट वन वाज ट्रायंगुलर मर्जर। ट्रायंगुलर मर्जर में क्या हो रहा है, जो मर्जिंग कंपनी है, मर्जिंग कंपनी will be transferring their assets to the merged company. Merging company will be transferring their assets to the merged company, and they will be allotted shares. They will be allotted shares into the subsidiaries of the merged company. They will be allotted shares into the subsidiaries of the merged company. ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ट्रायंगुलर मर्जर। मैं मर्जर पढ़ाने के लिए आपको हैंडरिटन नोट्स रेफर कर रहा हूँ। रीजन बीइंग, मॉड्यूल अगर आप चेक करते हो तो ये सारे फॉर्म्स ऑफ मर्जर हमको मॉड्यूल्स में मिसिंग है। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। नेक्स्ट है आपको दो और फॉर्म्स ऑफ मर्जर हो सकते हैं, दैट इज फॉरवर्ड मर्जर एंड बैकवर्ड मर्जर। फॉरवर्ड मर्जर एंड बैकवर्ड मर्जर। तो फॉरवर्ड मर्जर में क्या होगा, फॉरवर्ड मर्जर में एक कंपनी जाकर के मर्ज होगा अपने कस्टमर कंपनी के साथ। मान लो अपोलो टायर्स गेटिंग मर्ज विथ मारुति सुजुकी, ठीक है, तो अपोलो टायर के लिए कस्टमर कंपनी है मारुति सुजुकी, हाँ सर। तो अगर अपोलो टायर्स जाकर के मर्ज हो जाता है विद द मारुति सुजुकी, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज, दैट पर्टिकुलर इवेंट कंसिडर्ड एज फॉरवर्ड मर्जर, ठीक है, गेटिंग मर्ज विद योर कस्टमर कंपनी और विद योर क्लाइंट कंपनी, ठीक है। बैकवर्ड मर्जर में क्या हो रहा है, a company will get merged. In case of backward merger, a company will get merged with their material suppliers या raw material supplier या supplier company. तो मारुति सुजुकी अगर जाकर के मर्ज हो जाता है किसके साथ, अपोलो टायर्स के साथ, मारुति सुजुकी अगर जाकर के अपोलो टायर्स के साथ मर्ज हो जाता है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज बैकवर्ड मर्जर। इज इट क्लियर? क्लियर सर? हाँ जी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एस्पेक्ट। चलो ध्यान देना यहाँ पे। अब मर्जर के बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट अपन को डिस्कस करना है बच्चों, दैट इज डीमर्जर, ठीक है। तो डीमर्जर कंसेप्ट अपन ने डिस्कस किया था। डीमर्जर कैन टेक प्लेस आइदर बिटवीन टू और मोर कंपनीज और विद इन दी सेम लीगल एंटिटी और विद इन अ सिंगल लीगल एंटिटी। डीमर्जर मेनली टेक प्लेस बिकॉज ऑफ टू रीजंस, मैंने आपको बताया था। फर्स्ट रीजन कुड बी क्लैशेस अमंग्स द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, एंड सेकंड वन इट कुड बी टू फोकस, to improve the efficiency by focusing on its core competencies, ठीक है, to improve the efficiency by focusing on the core competencies of the company. Then demerger में दो पार्टीज रहने वाला है, demerged company as well as resultant company। मैंने ये भी डिस्कस किया था आपके साथ। demerged company मतलब, demerged company means company which is getting demerged, resultant company, company which is formed as a result of demerger। मैंने आपको एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का डीमर्जर हुआ, तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड विल बी कंसिडर्ड एज डीमर्ज्ड कंपनी, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ सच डीमर्जर अ न्यू कंपनी वाज बीइंग फॉर्म्ड, ठीक है। नाम क्या था, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप। तो रिलायंस धीरूभाई अंबानी ग्रुप विल बी कंसिडर्ड एज रिजल्टेंट कंपनी, ठीक है सर? हाँ जी। अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ डीमर्जर। तो बेसिकली चार टाइप्स का डीमर्जर हो सकता है। डीमर्जर्स कैन बी ऑफ फोर टाइप्स: स्पिन ऑफ, स्पिन अप, सेल ऑफ एज वेल एज इक्विटी कार्व आउट। देखो अब मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ, ध्यान देना थोड़ी देर। तो देखने का यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ डीमर्जर।
है ना। अब ध्यान दो, मान लो कि यार एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है। अब ये कंपनी के 5 बिजनेस यूनिट्स, यस 5 बिजनेस अंडरटेकिंग, बिजनेस ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। 5 बिजनेसेस में डील कर रहा है ए लिमिटेड। अब लेट्स से ए लिमिटेड में उसको प्रॉफिट होता है, बी में प्रॉफिट होता है, सी में प्रॉफिट होता है, डी में प्रॉफिट होता है, बट इन दिस बिजनेस दे आर इनकरिंग लॉसेस, ठीक है। दे आर इनकरिंग हेवी लॉसेस ऑन continuous basis, year after year they kept on incurring losses in this particular business segment, ठीक है। हाँ जी सर। अब यहाँ पे ए लिमिटेड को क्या करना पड़ेगा, तो सर ए लिमिटेड को बनाना पड़ता होगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो, मान लो ए लिमिटेड के ए बिजनेस यूनिट से इसने अर्न किया 1000 करोड़, यहाँ से अर्न किया 500 करोड़, यहाँ से अर्न किया 200 करोड़, यहाँ से अर्न किया 100 करोड़, एंड यहाँ पे देयर इज अ लॉस ऑफ 1800 करोड़। तो while preparing the consolidated financial statement, at the time of preparing the consolidated financial statement, देखो नेट इफेक्ट क्या रहने वाला है, तो 1500 17 18, तो नेट इफेक्ट क्या रहने वाला है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी इज गोइंग टू रिमेन, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी इज गोइंग टू रिमेन 0। और ऐसा पिछले काफी फाइनेंशियल ईयर से हो रहा है। कंपनी इज इनकरिंग लॉसेज इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस डिवीजन, रीजन बीइंग company do not have their core competency in this particular business segment, है ना। company do not have their core competency in this particular business segment, as a result of which they are incurring losses, ठीक है। ये बिजनेस में कंपनी का कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है, जिसकी वजह से कंपनी को लॉस इनकर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ ए लिमिटेड हैज डिसाइडेड कि यार क्या किया जाए, एक नया कंपनी बनाया जाए, ठीक है। एक नया कंपनी बनाया जाए पी लिमिटेड, एंड ये बिजनेस यूनिट को ट्रांसफर कर दिया जाए इनटू दी बी लिमिटेड, ठीक है। एंड ये जो नया कंपनी क्रिएट किया ना, ये नया कंपनी रहने वाला है सब्सिडरी ऑफ ए। क्या रहने वाला बच्चों, सब्सिडरी ऑफ ए, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी द सब्सिडरी ऑफ ए, एंड बी लिमिटेड एक नया कंपनी क्रिएट किया गया, और ये जो बिजनेस यूनिट था ई बिजनेस यूनिट जो था, बिजनेस यूनिट ई हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, बिजनेस यूनिट ई हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द न्यूली फॉर्म्ड कंपनी। तो बच्चों यहाँ पे बी लिमिटेड को अपन क्या बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं इसको रिजल्टेंट कंपनी। ई बिजनेस डिवीजन को इसमें ट्रांसफर कर दिया गया, एंड अ न्यू सेट ऑफ मैनेजमेंट, a new set of management has been appointed, और ये जो न्यू सेट ऑफ मैनेजमेंट है, दे हैव कोर कॉम्पिटेंसी इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट, दे हैव कोर कॉम्पिटेंसी इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट। तो अभी यहाँ पे अल्टीमेटली क्या इफेक्ट होने वाला है, अल्टीमेटली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो बिजनेस यूनिट है, इट विल ऑल्सो स्टार्ट मेकिंग द प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल ऑल्सो स्टार्ट मेकिंग दी प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहां पे ए लिमिटेड ने क्या किया, ए लिमिटेड ने डीमर्जर किया, ए लिमिटेड ने डीमर्जर किया बाय स्पिनिंग ऑफ देयर बिजनेस डिवीजन, ठीक है। ए लिमिटेड ने डीमर्जर किया बाय स्पिनिंग ऑफ, ए लिमिटेड
ने डीमर्जर किया बाय स्पिनिंग ऑफ इट्स बिजनेस डिवीजन, ठीक है, और इसको अपन ने नाम दिया डीमर्जर बाय स्पिन ऑफ। तो डीमर्जर बाय स्पिन ऑफ में क्या हो रहा है, दैट पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट, ठीक है, विच इज इनकरिंग लॉसेज on continuous basis, that particular business unit which is incurring which are incurring losses on continuous basis will be demerged, and that business unit will be transferred to a newly formed company. That business unit will be transferred to a newly formed company for this particular purpose, and in that newly formed company a new set of management will be appointed who have competencies, who have competency in that particular business segment, एंड दस वो बिजनेस यूनिट जिसमें आप कंटिन्यूसली लॉसेस इनकर कर रहे थे अब तक, यू विल स्टार्ट मेकिंग दी प्रॉफिटेबिलिटी। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे फोकस क्या रह सकता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या रह सकता है बिहाइंड गोइंग फॉर डीमर्जर बाय स्पिनिंग ऑफ, टू फोकस ऑन दी कोर कॉम्पिटेंसी। ए लिमिटेड का कोर कॉम्पिटेंसी था बेटा ए बिजनेस में, बिजनेस यूनिट ए में, बी में, सी में, एज वेल एज डी में। तो इन ऑर्डर टू फोकस ऑन द बिजनेस ऑफ देयर कोर कॉम्पिटेंसी, in order to focus on the business of their core competency, A Limited ने क्या किया, A Limited has opted for demerger mode of restructuring its business। और demerger यहाँ पे कैसे हो रहा है, demerger यहाँ पे हो रहा है demerger by spin off। Is it clear सर? हाँ जी। नेक्स्ट, तो क्लियर है बच्चों, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, copy this, okay, so moving on to next part, next type of demerger। so next form of demerger is demerger by split up। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ डीमर्जर इज डीमर्जर बाय स्प्लिट अप। ध्यान देना यहाँ पे, मान लो कि यार एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, एक कंपनी ए लिमिटेड, अब ए लिमिटेड डीमर्ज हो रहा है, ए लिमिटेड गेटिंग डीमर्ज्ड इनटू टू बिजनेस अंडरटेकिंग। एक तो रह गया आपका ए लिमिटेड, और यहां पे एक नया कंपनी फॉर्म हुआ कॉल्ड बी लिमिटेड, ठीक है सर? हाँ जी। तो इन दिस केस क्या रहने वाला है, इक्वेशन रहने वाला है, ध्यान देना। तो बच्चों ए लिमिटेड अपना कौन है यहाँ पे, रिजल्टेंट कंपनी, ए लिमिटेड विल बी रिजल्टेंट कंपनी, एंड बी लिमिटेड, oh sorry, उल्टा हो गया ना, हाँ सर, A Limited will be your demerged company and B Limited would be considered as resultant company, ठीक है, and both A and B have no connection whatsoever with each other, they will remain totally independent, they will remain totally independent of each other। or they will remain totally independent of each other, ठीक है सर? ए लिमिटेड का स्प्लिटअप हुआ, ए लिमिटेड का स्प्लिटअप हुआ इनटू टू और मोर बिजनेस अंडरटेकिंग, ठीक है। रिलायंस के केस में भी सेम चीज हुआ था। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का डीमर्जर हुआ था बाय स्प्लिट अप। इज इट क्लियर? क्लियर है सर? नॉर्मली डीमर्जर बाय स्प्लिट अप होता है, या नॉर्मली डीमर्जर बाय स्प्लिट अप टेक्स प्लेस
in case of clashes amongst the management of company. Normally demerger by split up takes place in case of clashes amongst the management of any company. ठीक है सर, तो ये है सेकंड फॉर्म ऑफ डीमर्जर. क्लियर है सर? जोर से बोलो. हाँ सर, जय माता दी. नहीं, नेक्स्ट है डीमर्जर बाय सेल ऑफ, और इसी को ना अपन बिजनेस सेल भी बोल सकते हैं, या बिजनेस डाइवर्सिटी शेयर वाला कंसेप्ट पढ़ा था ना, सेम कंसेप्ट है, डीमर्जर बाय सेल ऑफ. अब देखो यहाँ पे क्या रहने वाला है, सेम एग्जांपल, लेट्स से कंपनी इज देयर ए लिमिटेड, एंड ए लिमिटेड के ये बिजनेस यूनिट है ए बी एज वेल एज सी. ठीक है, ए लिमिटेड कंपनी, ए लिमिटेड की 3 बिजनेस यूनिट ए बी एंड सी. A Limited is doing reasonably well in this business. They are doing reasonably well in this business. However, they are incurring losses. In this business. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ losses. यहाँ पे profit और यहाँ पे profits. ठीक है जी सर? हाँ सर. एज अ रिजल्ट ऑफ विच, अब देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली लॉसेस हो रहा है, इनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, और जो अल्टीमेटली जो फाइनेंशियल रिजल्ट रहता है कंपनी का, वो या तो लॉसेस है या प्रॉफिट्स है, लेकिन वो बहुत कम प्रॉफिट्स है, बिकॉज इसको एब्जॉर्ब करने में कंपनी की भी बैंड बच रही है. ठीक है, सी लिमिटेड के लॉसेस को एब्जॉर्ब करने में ये बिजनेस यूनिट का भी बैंड बच रहा है. ओवरऑल एफिशिएंसी कंपनी का डिक्रीज हो रहा है. Thus company has decided to increase its overall efficiency by demerging C, business unit C. और यहाँ पे business unit C को demerge कर रहा है by selling this business unit. मैं क्या बोल रहा हूँ, they are demerging it by selling this business unit to an independent third party. ठीक है, they are doing it by selling of their business unit to an independent third party. बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर. तो इसको अपन ने बोल दिया डीमर्जर. मान लो कि ये बिजनेस यूनिट बेच दिया ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को. ठीक है, तो यहाँ पे सी बिजनेस यूनिट जो था उसको ए लिमिटेड ने डीमर्ज किया है, डीमर्जर बाय सेल ऑफ. ठीक है जी बच्चों? हाँ जी सर. तो एलएनटी वाला जो एग्जांपल अपन ने इंट्रोडक्टरी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, एलएनटी वाला जो एग्जांपल अपन ने डिस्कस किया था ना, एलएनटी has demerged its cement division and sold it to the Aditya Birla Group, which is today known as Ultratech Cement. So that is a classic example of demerger by sell off. That is a classic example of demerger by sell off. ठीक है बच्चों? हाँ जी सर. तो 3 मोड अपन ने पढ़ा, डीमर्जर बाय स्पिन ऑफ, डीमर्जर बाय स्प्लिट अप, डीमर्जर बाय सेल ऑफ. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, नेक्स्ट मोड ऑफ डीमर्जर. चलो, तो नेक्स्ट वन इज डीमर्जर बाय इक्विटी कार्व आउट. अब समझना ये क्या कंसेप्ट है, डीमर्जर बाय इक्विटी कार्व आउट. अब यहां पे लेट्स से देयर इज अ कंपनी ए लिमिटेड. ठीक है, एंड ए लिमिटेड का सब्सिडरी है बी लिमिटेड. कंपनी ए लिमिटेड और ए लिमिटेड का सब्सिडरी बी लिमिटेड. और ये जो सब्सिडरी है, दिस सब्सिडरी इज कंटिन्यूसली
दिस सब्सिडरी इज कंटिन्यूसली रनिंग अंडर, ठीक है, बी लिमिटेड इज कंटिन्यूसली रनिंग अंडर लॉसेस एज अ रिजल्ट ऑफ विच, अभी तुमको समझो कि ए लिमिटेड, अगर ए लिमिटेड का सब्सिडरी है बी, तो ए लिमिटेड को यहाँ पे क्या बनाना है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। अच्छा, P Limited is a subsidiary of A, as a result of which A Limited has to prepare consolidated financial statement। हाँ जी सर, हाँ सर। अब B Limited continuously losses incur कर रहा है, as a result of which overall efficiency of A Limited is decreasing, ठीक है, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए लिमिटेड इज डिक्रीजिंग। हाँ सर, बोल सकते हैं सर, हाँ सर। अब ए लिमिटेड ने ना एक प्लान किया, अरे यार ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन को बनाना है, क्योंकि बी लिमिटेड अपना सब्सिडरी है और बी लिमिटेड के फाइनेंशियल्स को भी कंसिडर करना है, बिकॉज बी लिमिटेड इज आवर सब्सिडरी। यहां पे अपन एक प्लानिंग कर सकते हैं, क्या प्लानिंग, बी लिमिटेड पे कंट्रोल भी नहीं जाए और बी लिमिटेड हमारा सब्सिडरी भी नहीं रहे। देखो कोई भी कंपनी सब्सिडरी कब बनता है, मान लो कि इस केस में ए लिमिटेड इज होल्डिंग कब बनेगा ए लिमिटेड, व्हेन ए लिमिटेड हैव मेजॉरिटी, व्हेन ए लिमिटेड हैव मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स, है ना, इन बी। और वोटिंग राइट्स किससे आता है बच्चों, तो वोटिंग राइट्स आता है इक्विटी शेयर से। तो ये कंपनी क्या कर सकता है, ए लिमिटेड एक अप्रोच, एक स्ट्रैटेजी बना सकता है, एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकता है। क्या स्ट्रैटेजी सर, दे कैन reduce their shareholding in B Limited. They can reduce their shareholding in B Limited, or they can decrease their shareholding in B Limited or from B Limited. वो कैसे हो सकता है सर, तो मान लो कि यार ए लिमिटेड बी लिमिटेड का क्या लेकर के आ जाए, पब्लिक इशू लेकर के आ जाए, ठीक है, पब्लिक इशू। अब अगर पब्लिक इशू लेकर के आ गया ऑफर फॉर सेल, और जो शेयर होल्डिंग है ए लिमिटेड का बी में, उसी को सेल कर दिया, पास में आ रहा है। या मान लो कि फ्रेश इशू भी लाया, तो फ्रेश इशू लाया एज अ रिजल्ट ऑफ विच इसके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा, और अगर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा तो अल्टीमेटली जो शेयर होल्डिंग है या जो कंट्रोल है ए लिमिटेड का बी में, दैट विल गेट रिड्यूस्ड, ठीक है, कंट्रोल ऑफ ए लिमिटेड या शेयर होल्डिंग ऑफ ए लिमिटेड इनटू बी विल ऑटोमेटिकली गेट रिड्यूस्ड। बात समझ में आ रही है क्या, तो इन दिस मैनर बी लिमिटेड खुद से डीमर्ज कर सकता है, ए लिमिटेड खुद से डीमर्ज कर सकता है, किसको, बी लिमिटेड को। अब मान लो कि यार पहले ना 52% कंट्रोल था, 52% वोटिंग राइट्स था, 6% डाइल्यूट कर दिया, तो अभी 46% वोटिंग राइट्स भी है, तो भी तो मेजॉरिटी स्टेक ही करेगा। देन ऑल्सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ए लिमिटेड इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन बी लिमिटेड। बात समझ में आ रहा है क्या, एंड इन दैट मैनर ऑल्सो ए लिमिटेड कैन कंट्रोल द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यस। प्लस उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नहीं बनाना है। अब अगर उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाना है, तो इवन इफ इट इज इनकरिंग लॉसेस, इसके फाइनेंसेस पे कोई भी इंपैक्ट या इसके परफॉर्मेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। इज इट क्लियर। तो इक्विटी कार्व आउट में क्या होता है, इन केस ऑफ इक्विटी कार्व आउट, सब्सिडरीज के शेयर्स को डाइल्यूट किया जाएगा, सब्सिडरीज में जो शेयर होल्डिंग है ए लिमिटेड का, दैट विल बी डाइल्यूटेड। इज इट क्लियर, क्लियर है बच्चों, हाँ जी सर। नेक्स्ट, तो दीज आर द मोड्स ऑफ डीमर्जर, 4 मोड मैंने डिस्कस किया आपको, डीमर्जर बाय स्पिन ऑफ, देन डीमर्जर बाय स्प्लिट अप, देन डीमर्जर बाय सेल ऑफ, एज वेल एज इक्विटी कार्व आउट। क्लियर है सर, हाँ जी। नाउ मूविंग ऑन टू,
Okay. Next mode is external reconstruction. Next mode is external reconstruction. अब external reconstruction क्या होता है? Anyone? What do you mean by the term external reconstruction? External reconstruction में क्या होगा? एक कंपनी, एक existing company will transfer its business. An existing company will transfer its business to a newly formed company for this purpose, as well as the existing company will get liquidated. ठीक है, चलो अभी more specifically क्या होता है ध्यान देना यहाँ पे. External reconstruction means an act of constructing again or rebuilding again, repairing and resorting it to the former condition or appearances. In general, the term reconstruction means transfer of a business of a company to another company, which is specially formed for the purpose under the old under this हो गया ना यहाँ पे correction कर लेना. Under this old company will be liquidated and its shareholders, instead of being repaid for the shares held in old company, they will be allotted shares into the newly formed company. Thus the same shareholders carries almost same undertaking but in the name of a new company. However, it may have a different capital structure, objective and management, but the members are going to be same. अब देखो क्या होने वाला है यहाँ पे. देखने का let's say there is a company A Limited. ठीक है, अब A Limited is a financially sick company. ठीक है, ड्यू टू इनएफिशिएंट मैनेजमेंट बोल लो या ड्यू टू रेकलेस डिसीजन टेकन बाय द मैनेजमेंट, ड्यू टू एनी अदर प्रॉब्लम या पुअर बिजनेस डिसीजन. ठीक है, या ड्यू टू its non-competence to cope up with the changes taking place in the business environment. ए लिमिटेड के हालात बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं. ठीक है, ए लिमिटेड के हालात बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं. कोई गुडविल नहीं है, कोई रेपुटेशन नहीं है कंपनी का. हो सकता है कि नियर फ्यूचर में कंपनी को बंद होना पड़े. कंपनी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है सर्वाइवल का. तो ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी कैन गो फॉर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. कैसे? तो यहां पे क्या होगा, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन a new company shall be formed. ठीक है, and A Limited will transfer its assets. मैं लिख देता हूं यहां पे, transfer of assets from A to B, then transfer of shareholders या members. A लिमिटेड के members उठ करके आ गए, अब कहां चल दिए, into the B लिमिटेड. ठीक है, and this company A Limited shall get liquidated. अब ये जो B लिमिटेड है, इसका हो सकता है कि बी लिमिटेड में वर्क विथ न्यू अप्रोच. बी लिमिटेड में वर्क विथ न्यू अप्रोच और विथ डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर. न्यू अप्रोच, डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर and may have different management. ठीक है, ऐसा क्यों किया कंपनी ने? तो ऐसा कंपनी कर सकता है either to
ensure its sustainability, either to ensure its sustainability or to improve its overall efficiency. तो जो existing company रहने वाला है, existing company is going to be liquidated or is going to be completely dissolved and its business will be transferred, and the business of existing company shall get transferred to a newly formed company specifically for this purpose. Yes, specifically for the purpose of carrying out external reconstruction. Is it clear? Clear है बच्चों? हाँ जी सर. Now moving on to next mode, that is debt restructuring. Debt restructuring. तो debt restructuring में क्या होने वाला था, मैंने आपको बताया था. Company will enter into negotiations. A company will enter into negotiation with its creditors. ठीक है, with its creditors to compromise the debts. The company will enter into negotiations with its creditors or class of creditors in order to compromise the debts. अब compromising the debts का मतलब क्या? Either they may request the creditors to waive off the interest, to lower the interest, to extend the time of repayment, to waive off certain principal, ठीक है, या to waive off certain part of the debts. तो ऐसे negotiation में company enter कर सकता है with their creditors. ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे. It involves reduction in debt and an extension of the term of payment. It involves reduction of debt or an extension of the term of payment, or lowering the rate of interest, or waiving the payment of interest, or entering into any kind of negotiations, with its bankers, creditors or vendors. In short, it is a process of rearranging the whole debt capital of a company. Okay, it is a process of rearranging the debt capital of the company, and the best method for debt restructuring is debt equity swap. Debt equity swap का मतलब कि कंपनी में ask its creditors to get equity shares. ठीक है, to get equity shares in respect of the debts against the company. ठीक है, debts के बदले कंपनी क्या कर सकता है, इक्विटी शेयर्स इशू कर सकता है to their creditors. In the debt equity swap, specified shareholders have a right to exchange stock at a predetermined amount by the company. ठीक है, तो ये था नेक्स्ट मोड ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, दैट इज डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग. चलो अब आगे आ जाओगे बच्चों. फ्रेंचाइजिंग. फ्रेंचाइजिंग का कंसेप्ट तुमको पहले से मालूम है? हाँ सर. फ्रेंचाइजिंग, इट मे बी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट which can either be expressed or implied between two persons or parties, by which a franchisee is granted with the rights to engage in the business of offering, distributing goods and services of the franchisees. ठीक है, franchisors support, train, and to an extent they also control the franchisee in selling goods and services of the image and reputation of the franchisor, as the image and reputation of the franchisor is involved. ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा टेक्निकल चीज है नहीं जो आपको नहीं मालूम होगा, तो आई एम नॉट. चलो आगे बढ़ जाते. अब एक बार पढ़ोगे, विल कम टू नो. रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, बेटा एक सेपरेट क्लास, नेक्स्ट क्लास में आपको कवर कराऊंगा दो टॉपिक्स, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एज वेल एज बाय बैक ऑफ शेयर्स. तो इसको भी फॉर द टाइम बिंग वी कैन स्किप. Then concept of equity restructuring. Equity restructuring means rearranging the equity capital or reorganizing the equity capital of the company or reshuffling the share capital of the company. Reshuffling का मतलब है altering. ऐसा कोई भी transaction या ऐसा कोई भी mode because of which either the share capital of company is increasing or decreasing. Either the share capital of company is increasing or decreasing. उसको अपन क्या बोल सकते हैं? Equity restructuring. Rearranging the equity capital of company. An equity rearrangement can be carried out by way of alteration of share capital. It can be carried out by way of alteration of share capital. It can be carried out by way of reduction of share capital. By way of reduction of share capital or by way of buyback of
shares as per Companies Act 2013. ठीक है, हाँ जी सर. नेक्स्ट, अल्ट्रेशन के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स. A company can increase its authorized share capital by such amount as it thinks fit. It can consolidate, company can consolidate and subdivide. ठीक है, दो शेयर्स को एक बना सकता है या एक शेयर्स को दो कर सकता है. पढ़े होगे ना ये कंसेप्ट. दो शेयर्स को एक कर दिया, कंसोलिडेशन हो गया. एक शेयर को दो बना दिया, 10 रुपए के शेयर को दो शेयर्स बना दिए और 5 रुपीज ईच. सब डिविजन ऑफ इट्स शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ लार्जर अमाउंट देन इट्स existing shares, or it can convert its all fully paid up shares into the stock. shares का conversion कर दे stock में या stock को reconvert कर दे shares में. or it can divide the shares into smaller denomination. 10 के shares को 10 के shares को 5 के shares में convert कर दे. तो all these will be treated as a part of, or all these will be treated as a form of equity restructuring or as a mode of equity restructuring. Is it clear? हाँ जी सर. देन कंसेप्ट ऑफ बिजनेस सेल और डाइवेस्टिचर. तो अभी बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था सर? डीमर्जर बाय सेल ऑफ. डीमर्जर बाय सेल ऑफ एंड बिजनेस सेल इज वन एंड द सेम. यहाँ पे कंपनी क्या कर रहा है? एक बिजनेस यूनिट को सेल कर रहा है. क्यों? कंपनी, बिकॉज कंपनी इज इनकरिंग लॉसेज इन सच बिजनेस डिवीजन ऑन कंटिन्यूअस बेसिस. तो मैनेजमेंट ऑफ कंपनी में डिसाइड टू डीमर्ज दैट बिजनेस डिवीजन एंड सेल इट ऑफ टू एन थर्ड पार्टी, टू एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी. ठीक है, और सेल ऑफ करके जो पैसा रियलाइज होगा, जो फंड्स रियलाइज होगा बाय सेलिंग ऑफ दैट बिजनेस डिवीजन, बाय डीमर्जिंग दैट बिजनेस डिवीजन, दैट फंड्स सो रियलाइज, दोस फंड्स सो रियलाइज विल बी रीइन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस in which the management or in which the company has core competencies. Is it clear? You can go through this. Then concept of slump sale. Concept of slump sale, ध्यान देना यहाँ पे. So moving on to next aspect, that is joint venture. तो joint venture मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, अभी चलो थोड़ा इन डिटेल देख लेते हैं अपन. A joint venture is a business or contractual arrangement between two or more parties or between two or more entities which have agreed to pool their resources for the purpose of accomplishing a specific purpose that may be related to any new project or any new business activities. Joint venture can further be classified either as equity joint venture or contractual joint venture. इक्विटी जॉइंट वेंचर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था दैट इक्विटी जॉइंट वेंचर में कंपनी एंटर करेगा इन केस कंपनीज हैव लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और इफ दे वांट टू एंटर इनटू जॉइंट वेंचर ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस. ठीक है, ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस. देखो अभी यहाँ पे क्या होता है, मान लो कि यार दो एंटिटीज है, ए लिमिटेड एज वेल एज बी लिमिटेड. उन दोनों ने जॉइंट वेंचर में एंटर किया फॉर ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट. ठीक है, फॉर अ specific project, and they will be executing that project on going concern basis. So they have created a new entity for the purpose of joint venture. Joint venture entity create किया C Limited. C Limited start हुआ with an initial capital of let's say 10 crore. C Limited start हुआ with an initial capital of let's say 10 crore. And in this 10 crore, A Limited have invested. A Limited has invested 6 crore. And B Limited has invested 4 crore. तो A Limited का स्टेक वो जॉइंट वेंचर एंटिटी में रहने वाला है 60% एंड B Limited का स्टेक रहने वाला है 40%. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दे विल बी एक्वायरिंग द स्टेक इन द एक्सटेंट ऑफ या अप टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम. दे विल बी एक्वायरिंग द स्टेक इन द जॉइंट वेंचर एंटिटी up to the extent of amount contributed by them in the joint venture entity. Is it clear? हो गया कौन सा? Equity joint venture. Contractual joint venture is for a specific time period or for a specified purpose. When the purpose gets over, when the time for which it has been created or it has been entered upon is over, gets over, they both will be separated. ठीक है, ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है. मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, आप इसको गो थ्रू करेंगे, यू विल कम टू नो. ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर्स जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, ठीक है,
I will be attaching these notes, ठीक है, chapter number 1 I will be attaching with the lecture. आप इस पर description box में जा करके you can access the notes, ठीक है, and you can refer it for the purpose of this particular lecture, ठीक है. तो इक्विटी जॉइंट वेंचर हो गया, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर हो गया. नेक्स्ट वन इज स्लम सेल, कंसेप्ट ऑफ स्लम सेल. तो स्लम सेल भी बेटा अपन ने डिस्कस किया था, चलो एक बार देख लेते हैं. इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ एन अंडरटेकिंग और बिजनेस डिवीजन और बिजनेस यूनिट एट अ लमसम प्राइस without assigning values to the individual assets. The main resources of slum sale is generally undertaking in India due to the following reasons. The main reasons: it helps the business to improve its poor performance. It helps to strengthen the financial position of the company by selling off that business division which is incurring losses, which was incurring losses on the continuous basis. Then it eliminate negative synergies. Negative synergies का मतलब ऐसे बिजनेस यूनिट जो आपको कंटिन्यूस बेसिस पे जिसमें आप लॉस इनकर कर रहे हैं. एंड इट फैसिलिटेट्स स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एज वेल. इट ऑल्सो हेल्प्स टू सीक टैक्स इन रेगुलेटरी एडवांटेज एसोसिएटेड विद इट. स्लम सेल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, सेक्शन 50 इनकम टैक्स एक्ट 1961. इन केस ऑफ स्लम सेल कंपनीज गेट दी टैक्स एडवांटेज, ठीक है. तो ये सारे मोड्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग बेटा अपन ने डिस्कस किया, एक्सेप्ट 2 मोड्स, दैट इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एज वेल एज बायबैक. तो एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, एज फार एज बायबैक इज कंसर्न, तो बायबैक ऑफ शेयर्स विल बी कवर्ड इन अ सेपरेट क्लास, ठीक है. उसको मैं एक अलग से चैप्टर लेकर के चलता हूँ. तो इन केस ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर वी विल बी doing that particular topic in a specific class, in a separate class for buyback. क्लियर है, जिसमें हम लोग दोनों एस्पेक्ट चेक करेंगे, buyback of shares in case of an unlisted company as well as buyback of shares in case of a listed company, ठीक है. तो हम लोग प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट भी चेक करने वाले हैं वहाँ पे, अलॉन्ग विद द बायबैक रेगुलेशंस 2018, ठीक है. इन नेक्स्ट क्लास आई विल मेक यू डू द concept of reduction of share capital, है ना. So with this our chapter number 1 gets over. Please go through this chapter. Rest will continue in the next class. So that's all for today's class. Thank you so much. Take care. Bye bye.